हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। इंटरव्यू की सीरीज़ में आज हम एक और कैंडिडेट के इंटरव्यू के बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो जानते हैं उस कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन के बारे में। जो ये कैंडिडेट है, इनका होम डिस्ट्रिक्ट है वो धौलपुर में है। जॉब जो है इनकी वो है जनसंपर्क अधिकारी, यानी ये क्या है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है। इनकी हॉबीज़ जो है वो है फुटबॉल एंड बुक रीडिंग, ये इनकी हॉबीज़ है। और इनका जो इंटरव्यू था वो डॉक्टर भूपेंद्र सिंह यादव सर जी के बोर्ड में हुआ था। ओके, तो आगे हम जानते हैं कि इनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। इनसे पूछा गया कहाँ से आए हो, फर्स्ट क्वेश्चन। फिर पूछा गया कब आए, तो जहाँ से भी आए हो और कब आए, ये सब तो क्या है, जेन्युइन आंसर होते हैं। ये ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन जो है ये कॉमन क्वेश्चन है सारा, कि आपने 10th कहाँ से की, 12th कहाँ से करी, बीटेक कहाँ से करी, बीटेक जो है वो कौन से फील्ड में करी, अगर आपने मास कम्युनिकेशन करा है वो किस तरह से करा है, नेट जेआरएफ है वो किस सब्जेक्ट में करा है और कौन से ईयर में करा। उसके अलावा जॉब जो है उसके बारे में जितनी भी जानकारी है वो उनसे पूछी गई और उन्होंने जो है इसका आंसर भी सटीक रूप से दे दिया। फिर नेक्स्ट उनकी हॉबी क्या है ये भी पूछा गया। फुटबॉल और बुक रीडिंग उनकी हॉबी है, जो कि अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो साथ में उनसे पूछा गया कोई कविता सुनाइए, तो अगर उनको कोई कविता याद थी तो उन्होंने कविता सुना दी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं फुटबॉल से रिलेटेड, क्योंकि फुटबॉल उनकी हॉबी है। तो जाहिर सी बात है कि अगर किसी भी कैंडिडेट की कोई भी हॉबी होगी तो हॉबी पे क्वेश्चन तो उठेगा ही। तो इनकी हॉबी जो है वो फुटबॉल है, तो इनसे फुटबॉल को लेकर काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए। तो फुटबॉल में पूछा गया फुटबॉल, सॉकर और फुटसॉल में क्या अंतर है। अब फुटबॉल और सॉकर तो सभी को पता है, बट फुटसॉल जो है ये एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था, तो मैंने भी गूगल करके ही जाना है कि फुटसॉल क्या है। पहली बार सुना है कि फुटसॉल क्या है। फुटबॉल और सॉकर ये जो जितने भी स्पोर्ट्स है इनमें तो मेरी रुचि हमेशा से रही है, तो इनके बारे में तो मुझे पता है, लेकिन फुटसॉल जो है वो मुझे नहीं पता था। तो मैं आज आपको फुटसॉल के बारे में बताऊँगी, फुटबॉल और सॉकर। अब सबसे पहले बात करेंगे हम फुटबॉल और सॉकर। फुटबॉल और सॉकर जो है वैसे तो दोनों एक ही गेम है। डिफरेंस जो है वो ये है कि यूएसए में जो है वो क्या बोलते हैं, हम इसको सॉकर बोलते हैं फुटबॉल को ही। ओके, और जो यूके जो है उसमें हम उसको फुटबॉल बोलते हैं। थोड़ा सा प्लेइंग जो टेक्निक है थोड़ा वो डिफरेंस उसका है। प्लेयर्स तो वही सेम, इसमें भी 11 होते हैं और फुटबॉल में भी 11 होते हैं और सॉकर में भी 11 होते हैं। तो लगभग जो है फुटबॉल और सॉकर सेम ही गेम है। अब बात करते हैं फुटसॉल। फुटसॉल जो गेम है वो बिल्कुल अलग है। फुटसॉल जो है, जो सॉकर और फुटसॉल में क्या डिफरेंस हो गया वो देख लेते हैं हम। फुटसॉल जो गेम होता है वो एक इंडोर गेम है, मतलब एक इंडोर जो एरिया होता है, स्मॉल एरिया होता है, उसमें जो है ये खेला जाता है। ठीक है, और फुटबॉल की तरह ही गेम होता है, लेकिन ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है फुटसॉल। ठीक है, और जो फुटबॉल पिच से काफ़ी छोटा होता है। बास्केटबॉल साइज का एक कोर्ट मान सकते हैं आपकी, बास्केटबॉल साइज का एक कोर्ट होता है। इसमें 2 टीम होती है, जिसमें क्या होते हैं 5-5 क्या होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, जिसमें एक गोलकीपर भी होता है। और इसमें क्या होता है, अनलिमिटेड सब्स्टिट्यूशंस हो सकते हैं, अप टू 12 तक हो सकते हैं। और 20 मिनट का हाउस होता है इसके अंदर, फुटसॉल के अंदर। जबकि हम बात करें सॉकर की, सॉकर जो होता है या फुटबॉल जो होता है वो आउटडोर गेम होता है, लार्ज फील्ड पर खेला जाता है, कि फुटबॉल का मैदान जो है वो काफ़ी बड़ा होता है। इसमें एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं और इसमें 3 सब्स्टिट्यूट होते हैं, एक गेम में 3 सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। ओके, और 45 मिनट का हाफ होता है। तो इस तरह से फुटसॉल और फुटबॉल जो है उसमें हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो अगर किसी की हॉबी जो है फुटबॉल खेलना है या फुटबॉल उसकी हॉबी है, तो उससे जो है फुटबॉल, सॉकर, फुटसॉल में जो है क्या अंतर है ये वापस भी पूछा जा सकता है। तो आप फुटबॉल से रिलेटेड जो है ना, मैं और भी क्वेश्चन जो है नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करूँगी, तो आप सारे क्वेश्चन जो है वो देख लीजिएगा। कुछ हद तक मैं उनके आंसर देने की भी कोशिश करूँगी। नेक्स्ट है, आप में ऐसी क्या क्वालिटी है जो प्रशासन में उपयोगी रहेगी। अब क्वालिटी तो सब में अलग अलग हो सकती है, तो मैं यहाँ पर मेरी जो क्वालिटी है वो डिस्कस कर लेती हूँ। तो उससे क्या होगा कि आपको पता लग जाएगा कि आपको आंसर जो है वो किस तरह से देना है। मेरी क्वालिटी ये है कि मैं जब किसी भी काम को मतलब करने का निश्चय करती हूँ तो उस काम को पूरा करके ही रहती हूँ। अधूरा काम जो है वो मैं कभी नहीं छोड़ती और तब तक दम नहीं लेती जब तक कि वो काम कंप्लीट ना हो जाए। अगर उस काम को वो किसी तरह से कोई परेशानी आ गई, कोई हर्डल आ गई, तो वो काम अगर मेरा कंप्लीट नहीं होता है तो मेरा हेडेक हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जब तक कंप्लीट, और वो हेडेक कब सही होता है, जब वो काम क्या होता है कंप्लीट होता है, उसके बाद ही मेरा हेडेक सही होता है।
एक तो इक्वालिटी मेरे में हो गई, उसके अलावा मैं कोई भी काम करती हूँ तो उसमें अपना 100% देने की कोशिश करती हूँ, यानी पूरी मेहनत से उस काम को करती हूँ। और काम जो है उसको मैं बहुत मैनेज करके करती हूँ, मतलब मेरी लाइफ की जितनी भी चीज़ें हैं उनको बहुत मैनेज करती हूँ। और फिर भी मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मैं एक्सेप्ट भी करती हूँ कि मेरे से ये गलती हो गई है। और समय पर जो है टाइम टू टाइम जो वर्क है मुझे करना बहुत पसंद है। तो मुझे जब पंक्चुअलिटी बहुत पसंद है, जब कोई और दूसरा लेट करता है तो मुझे बहुत इरिटेशन होती है। और मान लो कि मेरे पास कई बार क्या होता है, बहुत सारे काम जो है वो एक साथ आ जाते हैं, बहुत सारे कि ये भी करना है ये भी करना है पूरे दिन। अगर मैं एक दिनचर्या की बात करूँ तो बहुत सारे कामों की लिस्ट जो है वो बन जाती है। तो उसमें क्या होता है बहुत कि मैं पहले किसको करूँ, तो मैं एक टू डू लिस्ट बना लेती हूँ। टू डू लिस्ट बनाने के बाद देखती हूँ कि मुझे जो है वो काम कौन सा काम सबसे पहले करना है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट जो काम होता है उसको मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले करती हूँ। तो यही सब जो मेरी क्वालिटीज़ है इन्हीं का मैं प्रशासन में उपयोग करूँगी। ठीक है, कि समय पे काम करूँगी, उसके अलावा क्या होगा काम जो है उसको पूरा कंप्लीट करूँगी, हर चीज़ को मैनेज करके चलूँगी। और जो बहुत सारे काम जो अगर मेरे पास आ गए प्रशासन में तो मैं उनको टू डू लिस्ट बनाकर टाइम टू टाइम काम करूँगी, जो इंपॉर्टेंट काम है उनको पहले करूँगी। तो इस तरह से आप जो है अपनी कोई भी क्वालिटी जो है बता सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मीडिया एक्टिविज्म क्या है, कोई उदाहरण बताइए। मीडिया एक्टिविज्म जो है अभी काफ़ी चर्चा में बना हुआ है कि मीडिया एक्टिविज्म क्या है। मीडिया एक्टिविज्म क्या होता है कि सोशल और जो पॉलिटिकल जो मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है, इनमें जो है मीडिया और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए क्या करते हैं कि कोई भी आंदोलन जो होता है उसको एक जन आंदोलन में कन्वर्ट किया जाता है। जहाँ पर मीडिया जो है कहीं कुछ हद तक नहीं पहुँचती है, वहाँ क्या किया जाता है सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट्स को जो है वो मीडिया और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जरिए, जैसे मान लो कि हम बात करें इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो आ जाता है इसका पार्ट वो आता है सोशल मीडिया एक्टिविज्म, जो हाल ही में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गया है किसी भी आंदोलन को जन आंदोलन बनाने में। जैसे सोशल मीडिया में हम बात करें फेसबुक की, ट्विटर की, व्हाट्सएप की, इंस्टाग्राम की और यूट्यूब की, इन सभी का जो है मीडिया एक्टिविज्म में काफ़ी बड़ा रोल है। क्यों? क्योंकि ये किसी भी आंदोलन को या कोई भी न्यूज़ जो होती है उसको ऑनलाइन स्प्रेड करने में जो है वो काफ़ी क्या करते हैं, ये एक्टिव होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें सोशल मीडिया एक्टिविज्म ही है। अब इसका अगर हम बात करें, इनसे दो कोई उदाहरण भी बताएं। उदाहरण में जैसे ये हो गया कि जैसे मान लो कोई भी न्यूज़ पब्लिश करनी है वेबसाइट पर, तो ये हो गया। कोई भी वीडियो और ऑडियो जो कंटेंट है उसको क्रिएट करके उसमें क्या करना, उसको स्प्रेड करना। या फिर कोई इन्फॉर्मेशन है प्रोटेस्ट से रिलेटेड हो या फिर कोई भी मोमेंट से रिलेटेड हो उसको स्प्रेड करना वीडियो के थ्रू या फिर कोई भी स्लाइड्स के थ्रू या कोई भी पोस्ट के थ्रू जो है उसको स्प्रेड करना। ये सभी जो क्या होते हैं मीडिया एक्टिविज्म है। अब भारत में जो है, इंडिया में जो है मीडिया एक्टिविज्म जो है वो काफ़ी सालों से विद्यमान है। जैसे कि बात करें इंद्राणी मुखर्जी केस में भी हुआ था, निर्भया केस जो है उसमें भी, अभी किसान आंदोलन जो हाल ही में चल रहा है उसमें भी हुआ। उसके अलावा सुशांत सिंह जो राजपूत जब मर्डर केस हुआ था उसमें भी जो है ये जो सोशल मीडिया एक्टिविज्म है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, EQ क्या है, EQ का प्रशासन में क्या उपयोग है, उदाहरण से समझाइए। EQ यानी हमारा जो इमोशनल इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं हम, इमोशनल क्वोशेंट जिसको हम बोलते हैं। तो EQ जो है वो हमारा जो इथिक्स जो है, हमारी जो नीति शास्त्र जो है पेपर 2 में RAS मेंस में उसमें भी पार्ट है। तो उसका जो प्रशासन में काफ़ी इंपॉर्टेंट उपयोग है। तो EQ ये होता है कि अपनी और दूसरों की जो भावनाएं जो होती है, संवेदनाएं जो होती है उनको समझना और समझकर जो है उनका प्रबंधन करना। ठीक है, यानी समानुभूति का भाव रखना, ताकि क्या करें हम प्रशासन, क्या करें दूसरों की भावनाओं को समझेंगे तो हम क्या करेंगे प्रशासन में और अच्छे से काम कर पाएंगे। तो EQ वाली व्यक्ति का जो क्या होगा, जितने भी उसके जो ऑफिस में काम करते हैं, जितना भी प्रशासन में लोग जुड़े हुए हैं, उन सभी से संबंध क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। अब इसी में बोले कि IQ और EQ एक ही है क्या, नहीं, IQ और EQ बिल्कुल अलग है। IQ में क्या होता है कि ज्ञान और तर्क जो है वो ज़्यादा तथ्य जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, भावनाएं थोड़ा गौण हो जाती है। और साथ ही क्या है, IQ वाले व्यक्ति का IQ तो अच्छा हो जाएगा लेकिन उसका सामने वाले व्यक्ति से संबंध जो है, प्रशासन में जितने भी लोग हैं उनसे संबंध अच्छा हो ये ज़रूरी नहीं है। तो EQ जो है वो एक अच्छा माना जाता है कि EQ अगर प्रशासन में किसी व्यक्ति में EQ डेवलप हो जाता है तो प्रशासन के लिए इंपॉर्टेंट भी बन जाता है और व्यक्ति जो है वो अपनी पर्सनैलिटी में ज़्यादा निखार कर पाता है। और अब हम बात करें कि प्रशासन में इसका क्या उपयोग कैसे हो सकता है। जैसे मान लो कि कोई निर्णय लेना है, जल्दी से क्विक निर्णय लेना है, कोई दंगे हो गए शहर में,
ठीक है। तो अगर आप वहाँ पर दंगे को नियंत्रण करने के लिए आपको भेज दिया जाए तो आप उस परिस्थिति में किस तरह से निर्णय करते हैं, ठीक है। तो वो जो है वो हमारा क्या है, वहाँ पर ईक्यू डिपेंड करेगा। समानुभूति हो गई, कोई गरीब है, कोई शोषित है, कोई वंचित है या कमज़ोर वर्ग है या महिलाएं जो है उनके प्रति मान लो दया, करुणा, परोपकार जैसी भावनाएं जो होती है वो अगर आप रखेंगे साथ में, तो क्या होगा, जो जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है उनमें अधिकतम लाभ जो है वंचित वर्ग को मिल पाएगा। और एक लीडरशिप की भावना जो है वो भी क्या करता है, ईक्यू डेवलप करता है। क्योंकि लीडरशिप की भावना कैसे होगी, हम सभी को एक साथ लेकर चलते हैं और सभी में समन्वय करते हैं, ठीक है, सामंजस्य बनाए रखते हैं। तो उससे क्या होता है, योग्यतम जो होता है उसका जो है वो इम्पोर्टेंस बन जाती है। और इससे क्या होता है, उसका सामाजिक कौशल जो होता है वो भी क्या होता है, उभर कर आता है। तो वो क्या करता है, जितनी भी समाज की कुरीतियाँ होती है, बुराइयाँ होती है, जो भी परेशानियाँ होती हैं, उनको जो प्रशासक जो है वो आसानी से क्या कर सकता है, दूर कर सकता है। उसमें क्या होता है, निष्पक्षता का गुण भी विकसित हो जाता है, ठीक है। आत्मविश्वास, आत्मनियंत्रण जो होती है, आत्मनियमन, ये भावनाएं जो है वो भी विकसित हो जाती है। तो वो कहीं ना कहीं राजनीतिक तटस्थता से भी दूर रहता है। इस तरह से प्रशासन में इसका उपयोग हम कर सकते हैं। ईक्यू वैसे तो बहुत बड़ा लंबा टॉपिक है, इस पर काफ़ी लंबा डिस्कशन हो सकता है, लेकिन अभी के लिए काफ़ी आप और इसको डिटेल से जान लीजिएगा। PRO रहते हुए कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो जाए तो क्या करोगे। अब जैसा कि हमने पहले देखा है कि जो कैंडिडेट है उसका जो जॉब प्रोफाइल है वो PRO है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। जिस भी कैंडिडेट की जो जॉब प्रोफाइल है उससे रिलेटेड तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएंगे वो लगभग उससे रिलेटेड ही होंगे। तो वो उन्होंने अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आंसर दिया और उनका इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया है। कोई ऐसा वाक़या जो अभी हुआ हो आपके कार्य के दौरान, तो ये भी पूछा गया है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम में अवेयरनेस कैंपेन चलाने में आप क्या करोगे, ये क्वेश्चन पूछा गया। फिर अपने क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में भी गए हैं क्या, यानी आप जो काम कर रहे हैं उसमें ग्रामीण इलाकों में जाकर आपने वर्क करा है नहीं करा, ये भी उनसे पूछा गया। वहाँ कौन सी प्रसिद्ध मंडी लगती है, ये भी उनसे पूछा गया। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है वो उनसे पूछे गए हैं, प्रोफेशन से रिलेटेड, यानी उनकी जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कोई केंद्र सरकार की योजना बताएं जिस पर आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब उनसे पूछा गया कि केंद्र सरकार की कोई योजना है जिस पर आप जॉब पर रहते हुए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया होगा जल जीवन मिशन। तभी नेक्स्ट क्वेश्चन उठकर आया कि जल जीवन मिशन क्या है। हो सकता है उन्होंने 3-4 स्कीम बताई हो या फिर एक ही स्कीम बताई हो, तो जो उनकी स्कीम जो है उन्होंने बताई जल जीवन मिशन, तो उनसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जल जीवन मिशन क्या है। अब जल जीवन मिशन जो है उसको भी थोड़ा बता देती हूँ कि क्या है। जल जीवन मिशन जो है वो 2019 15 अगस्त 2019 को स्टार्ट हुआ था। तो ये इस मिशन का उद्देश्य क्या था, मिशन का उद्देश्य ये था कि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं जिनको घरों में जो है पानी नहीं मिलता है, जिनको 1 से 2 किलोमीटर, कई बार तो 10 किलोमीटर तक भी दूर जाकर उनको पानी भर के लाना होता है, तो उन क्षेत्रों में क्या है, जो क्रियाशील नल कनेक्शन जो है वो प्रोवाइड करवाना है। यानी हर घर जल क्या हो, इसका कंसेप्ट है हर घर जल, यानी हर घर में क्या हो, जल हो। और 2024 तक जो है ऐसा किया जाएगा कि हर ग्रामीण क्षेत्र में क्या हो, जो क्रियाशील जल कलेक्शन जो है, नल के जो कनेक्शन है वो लगाए जाएं। दूर दराज के जो क्षेत्र है जहाँ पर पानी आसानी से नहीं पहुँच सकता है, वहाँ पर क्या है, हर हमेशा पानी की उपलब्धता बनाए रखना है। अब इसमें राजस्थान का जो पार्ट है, राजस्थान में है ना 3.69 जो % जो है ग्रामीण पृष्ठभूमि जो है वो इसमें कवर होएगी। इसके अलावा क्या है कि जो राजस्थान में जो है लगभग अभी हाल ही में 675 पेयजल परियोजनाएं जो हैं वो राजस्थान में इसके तहत जो है वो मंजूर की गई है। ओके, नेक्स्ट है, क्या आप श्योर है ये केंद्र सरकार की योजना है। अब उनसे पूछा गया कि केंद्र सरकार की योजना है। यस, डेफिनेटली ये केंद्र सरकार की योजना है। इंजीनियरिंग के बाद पत्रकारिता क्योंकि, अब उन्होंने मास कम्युनिकेशन में भी क्या किया है, कुछ करा है, तो इंजीनियरिंग भी करी है और मास कम्युनिकेशन। तो उनसे पूछा गया कि इंजीनियरिंग के बाद, वो तो हर कैंडिडेट से कि आपने क्या किया, इसके बाद ये क्यों किया, इसके बाद ये क्यों किया, तो ये तो उन्होंने आंसर दे दिया होगा। तो अगर आपकी भी सिचुएशन ऐसी कुछ है कि आपने एक डिग्री के बाद दूसरी कोई डिग्री करी है, तो प्लीज़ आप उस पर क्वेश्चन और आंसर प्रिपेयर कर लीजिएगा। कौन सी किताब पढ़ी आपने हाल ही में। अब इनकी हॉबी जो है बुक रीडिंग भी है, तो लाजमी है कि बुक रीडिंग से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उनसे पूछा गया कि कौन सी किताब पढ़ी हाल ही में, तो उन्होंने बता दी। फिर उससे पहले कौन सी किताब पढ़ी, इसके लेखक कौन है, तो ये पूछा। फिर कांति वाजपेयी जी की एक किताब आई है वो पढ़ी है, तो उनको पता होगा कांति वाजपेयी जी, तो उनके बारे में पूछ लिया कि उनकी कोई किताब आई होगी, तो उनके बारे में पूछा गया। फिर पूछा आपके शहर के एक सुप्रसिद्ध लेखक हैं, ये उनसे पूछा गया। राघव जी का नाम सुना है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो बुक रीडिंग से रिलेटेड उनसे पूछे गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी वापस से हॉबी जो है, मतलब और जो मेंबर थे, उन्होंने
औरों ने भी उनसे हॉबीज़ के लिए क्वेश्चन पूछा। कुछ क्वेश्चन पूछा, फुटबॉल के किन्हीं 3 बड़े टूर्नामेंट का नाम बताओ। तो यहाँ पर जो हमें ये फुटबॉल जिनकी हॉबी है, अगर उनको कोई और क्वेश्चन के आंसर नहीं आ रहे तो मैं यहाँ पर डिस्कस कर देती हूँ। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि फुटबॉल के किन्हीं 3 बड़े टूर्नामेंट का नाम बताओ, तो 3 बड़े टूर्नामेंट, एक तो सबको पता ही है कि फीफा वर्ल्ड कप हो गया, दूसरा जैसे हमारा हो गया यूरो कप हो गया, UEFA कप जो है, UEFA यूरो कप, तीसरा आप बता सकते हैं कोपा अमेरिका कप। इस तरह से 3 कप जो है वो इंपॉर्टेंट कप बन जाते हैं। फिर जैसे ही इन्होंने बताया होगा तो इनसे पूछा गया होगा फीफा विश्व कप जो है वो किसने जीता। अब फीफा विश्व कप जो है वो लास्ट 2018 में हुआ था। 4 साल से फीफा कप होता है, तो अभी नेक्स्ट तो 2022 में होगा, लेकिन 2018 में जो फीफा कप हुआ था वो फ्रांस ने जीता था। ओके, फ्रांस ने जीता। और फ्रांस ने किसको हराया था? क्रोएशिया को। क्रोएशिया को हराकर फ्रांस ने जो है ये फीफा कप जीता था। तो उनसे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, काउंटर क्वेश्चन पूछा गया, दूसरे नंबर पर कौन रहा? तो दूसरे नंबर पर क्रोएशिया रहा था फीफा वर्ल्ड कप 2018 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया, यूरो कप पिछला किसने जीता? अब यूरो कप जो है वो भी 2016 में हुआ था लास्ट, तो ये पुर्तगाल ने जीता था। अब उसके बाद क्वेश्चन पूछा कि ये किसको हराया गया? तो ये भी क्या हुआ था? पुर्तगाल ने फ्रांस को हराकर जीता था यूरो कप। फीफा कप तो जीता था किसने? फ्रांस ने, और क्रोएशिया को हराया था, जबकि यूरो कप जो है पुर्तगाल ने जीता था, फ्रांस को हराया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, आप RAS में सेलेक्ट हुए तो PRO में एक आदमी की सीट खराब कर दी, ऐसा है क्या? तो अब कोई RAS में सेलेक्ट हो गया तो ये क्वेश्चन तो PRO में है, चलो कोई भी जॉब में हो सकता है, बैंक जॉब में हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है RAS के अलावा। तो सीट ख़राब कर दी, ऐसा तो नहीं होता है कि सीट ख़राब कर दी हो, जब भी वैकेंसी आएगी तो वो सीट तो वापस भरी जाएगी। तो इसका भी एक आप आंसर देख लीजिएगा कि क्या आंसर और प्रॉपर हो सकता है। नेक्स्ट है, हम आपको क्यों चुने, एक क्वालिटी बताइए। तो अब इंटरव्यू में ये क्वेश्चन भी अधिकतर लोगों से पूछा सकता है कि आप में क्या क्वालिटी है कि हम आपको चुने, तो आपको बता देना है कि हम में ये क्वालिटी है इसलिए आपको चुना जाना चाहिए। ओके, तो इस तरह से RAS के इंटरव्यू जो है वो ये जो इंटरव्यू हुआ है ये 23 जून 2021 को हुआ है। तो आप 1 बाय 1 क्वेश्चन देखते जाइए, और जो क्वेश्चन जो सिमिलर है उनकी एक लिस्ट बना लीजिए, उनको तो आप प्रिपेयर कर ही लीजिएगा। जिनका भी इंटरव्यू है अपने अकॉर्डिंग तैयार कर लीजिएगा कि मेरे जो प्रोफाइल जो है उस पर कौन कौन से क्वेश्चन सेट हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, और उनके आंसर भी आप एक बार देख लीजिएगा कि आंसर इसका क्या हो सकता है, इसका क्या हो सकता है। और मेरे से हो सकता है कि आपके दिमाग में और भी क्वेश्चन उठ के आए तो उनको भी आप लिख लीजिए और उनका आंसर भी लिख लीजिए। अगर आपको नहीं पता है तो किसी से भी गाइड करके पूछ सकते हैं, आप किसी से पूछ सकते हैं जो आपको गाइड करे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी क्वेश्चन लेकर आऊँगी जो आज के इंटरव्यू में पूछे गए हैं, या फिर नेक्स्ट जो और भी इंटरव्यू होंगे वो सारे क्वेश्चन जो है मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। थैंक यू, बाय।